हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन फल फूल रहा है। यहाँ पर हर रोज अरबों नई सांसें चलना शुरू हो जाती हैं और अरबों पुरानी सांसें चलना रुक जाती हैं। ये संभव हो पाता है हमारे सूर्य की वजह से, क्योंकि हमारे सूर्य के जन्म के बाद ही यहाँ पर ग्रह बने और हमारी पृथ्वी पर जीवन पनप पाया। पूरे ब्रह्मांड में अरबों ट्रिलियन क्वाड्रिलियन तारे होंगे और उनके अपने अपने ग्रह होंगे जिन पे शायद जीवन फल फूल रहा होगा, लेकिन आज तक हम मनुष्य कोई भी ऐसा ग्रह नहीं ढूंढ पाए जहाँ पर जीवन पनप रहा हो। इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग हर दिन 250 मिलियन तारे जन्म लेते हैं और 100 मिलियन तारे हर रोज सुपरनोवा करके खत्म हो जाते हैं। जिस तरह से हम हर रोज अपनी पृथ्वी में रहकर हजारों लाखों जन्म को देखते हैं, उसी तरह से हम अपनी गैलेक्सी के अंदर ही एक ऐसी जगह को देखने वाले हैं जहाँ पे नए तारे जन्म लेते दिखाई देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओरायन नेबुला यानी मेसियर 42, जिसे हम NGC 1976 के नाम से भी जानते हैं। ज्ञान ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको हम देख रहे हैं उसकी वैल्यू का अंदाज़ा और उसे जानना ये पॉसिबल हो पाता है उसके ज्ञान से, और हम उसका अंदाज़ा लगा पाते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है। तो इसको अपने टेलीस्कोप से देखने से पहले इसमें घूमकर आते हैं। मतलब ये कि इसमें कूद कर देखने वाले हैं कि जो नग्न आंखों से ये धुंध का बादल हमें आसमान में दिखाई देता है, ये अंदर से किस तरह का दिखता है। अब जो लोग ओरायन के बारे में पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरा ये वाला वीडियो देखो। इस पे मैंने पूरे ओरायन कॉन्स्टेलेशन पे वीडियो बना के उसकी डिटेल्स बताई हैं, मिथोलॉजी को एक्सप्लेन किया है। आज हम बस ओरायन कॉन्स्टेलेशन के एक छोटे से पार्ट यानी ओरायन नेबुला पे बात करने वाले हैं। दक्षिणी आसमान में आपने 3 तारों को एक सीधी रेखा बनाते हुए देखा होगा। उसके ठीक नीचे आपने 3 और डिम तारों को देखा होगा। वहीं सेंटर में मौजूद है द ग्रेट ओरायन नेबुला, जहाँ पे तारों का जन्म होता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे तारों का जन्म होते हुए आप अपने से भी देख सकते हैं। ओरायन नेबुला हमारी धरती से लगभग 1500 लाइट ईयर दूर ओरायन कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। लगभग ये 24 लाइट ईयर में फैला हुआ है और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस 20 लाइट ईयर के एरिया में लगभग 3000 तारे एग्जिस्ट करते हैं। आप समझ सकते हैं कितने पास पास ये तारे होंगे और एक दूसरे का चक्कर काट रहे होंगे। विजिबल लाइट में जब हम इसको देखते हैं तो ये रंगों से भरा हुआ काफी सुंदर हमें दिखाई देता है, जिसे हम अक्सर कैप्चर करने के बाद इसमें रेड कलर को ही खोजते हैं, और ये रेड कलर इसको मिलता है वहाँ पे हाइड्रोजन की वजह से। हबल टेलीस्कोप ने जब इसको विजिबल लाइट में इसकी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर निकाली तो आप इसमें लॉट्स ऑफ डिटेल्स को फाइंड कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि हम एक जगह पहुंच चुके हैं जहां पे खूब सारे बादल हैं, उनके बीच में छोटे छोटे तारे हैं, लेकिन असल में ये बहुत बड़े तारे हैं। जब स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने इसको इंफ्रारेड में देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कितनी सारी फीचर्स इसके विजिबल होना शुरू हो गए हैं। तो कुछ एस्ट्रोनॉमर ने जब दोनों को मर्ज किया इमेज को, तो एक 3D मॉडल उन्होंने तैयार किया। तो उसमें कूद के देखते हैं कि यहाँ पे क्या हलचल हो रही है। तो जैसे ही आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी घाटी यानी कैनियन आपको दिखाई देती है। इस घाटी के बनने का कारण बताया जाता है ट्रेपेजियम को। अब ये ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम वो जगह है जब हम अक्सर टेलीस्कोप लगा के देखते हैं तो हमें 4 तारे सेंटर में जो ब्राइट दिखाई देते हैं उसको ही हम ट्रेपेजियम क्लस्टर के नाम से भी जानते हैं। ये ओरायन में ही स्थित है। अगर आप सर्च करेंगे ट्रेपेजियम क्लस्टर तो आपको ओरायन का ही पार्ट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे तारों का झुंड होता है। तो वो जो तारे हैं 4 तारे, वो इतने ज्यादा बड़े हैं, हमारे सूर्य से काफी ज्यादा बड़े हैं, और उनका इतना तगड़ा रेडिएशन यहाँ पे निकलता है जिसकी वजह से इसने इस नेबुला के बहुत बड़े पार्ट को इवेपोरेट यानी कि सुखा दिया है, जिससे यहाँ पे ये घाटी बन गई है, कैनियन बन गई है। और आज तक आप जिस ओरायन नेबुला को 4 मैग्नीट्यूड पे अपनी पृथ्वी पर रहकर देख रहे हैं, इसका जो प्रकाश है या इसका रोशनी है ये चमकदार है, ये कहाँ से मिलता है? इसकी बदौलत भी ट्रेपेजियम ही है। जो ये 4 सितारे हैं इतनी ज्यादा रोशनी इमिट करते हैं कि पूरे के ओरायन नेबुला को इमिट कर देते हैं, यानी कि रोशन कर देते हैं। और आपने पहले भी इसको नोटिस किया होगा, आप किसी भी छोटे टेलीस्कोप से भी लगा के देखेंगे तो सबसे पहले आपको ट्रेपेजियम ही दिखता है इस ओरायन नेबुला का, जैसे हम ओरायन कोर के नाम से भी जानते हैं।
तरह तरह की बातें इस ओराइन पे चली आ रही हैं। और जैसे जैसे हम ट्रेपेजियम की तरफ बढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ टैडपोल्स से यहाँ पे दिखाई देते हैं। टैडपोल्स मतलब वो वाले टैडपोल्स नहीं, यहाँ पे डस्ट के एक टैडपोल की तरह दिखने वाले कुछ बबल्स दिखाई देते हैं। असल में एस्ट्रोनोमर इनको प्रोटोप्लानेटरी डिस्क यहाँ पे बोलते हैं और इन्हें शॉर्ट फॉर्म में प्रोप्लेट्स भी कहते हैं। ये वही प्रोप्लेट्स हैं जिसके अंदर एक नया तारा जन्म लेता हुआ हमें दिखता है और इसकी एक पूंछ भी होती है जो टैडपोल की तरह हमें दिखाई देती है। ये कैसे बनती है ये अभी आगे आपको पता लगेगा। तो ये जो 4 बड़े सितारे हैं ट्रेपेजियम वाले, यहाँ पे इनका रेडिएशन इतना तगड़ा होता है कि ये इन टैडपोल्स से दिखने वाले प्रोप्लेट्स को इवेपोरेट, यानी कि जो भारी डिस्क है जिधर ज्यादा फेस कर रही है उसको इवेपोरेट करती है और पीछे की तरफ धकेलती है, जिससे इनकी एक पूंछ बनती हुई हमें दिखाई देती है। तो आप समझ सकते हैं रेडिएशन कितनी खतरनाक चीज होती है। जब हम इस प्रोप्लेट्स के अंदर एंटर करते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पे एक गोल डिस्क बहुत तेजी से घूम रही है और सेंटर से दोनों साइड की तरफ एक जेट जैसी वस्तु निकलती दिखाई दे रही है और सेंटर में एक ब्राइट सितारा सा हमें दिखता है। और यही वो प्रक्रिया होती है जब एक तारे का जन्म होता है। और इन डिस्क के चारों ओर जो डिस्क घूम रही है वो ही आगे चल के प्लैनेट्स बनाते हैं। कुछ गैस के प्लैनेट बन जाते हैं, कुछ हमारे पृथ्वी जैसे भी सितारे बन जाते हैं, शायद उन पे जीवन भी पनप रहा होता है। और आप इन्हीं प्रोप्लेट्स को देख के समझ सकते हैं कि कभी हमारा सूर्य भी इस प्रोप्लेट्स की तरह ही था, एक टैडपोल की तरह ही था, जिसके अंदर कुछ इस तरह से डिस्क घूमी होगी और एक सितारे का जन्म होने के बाद हमारे इन ग्रहों का जन्म यहाँ पे हुआ होगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसे टैडपोल यानी कि प्रोप्लेट्स के बहुत सारी इमेजेस ली, यानी कि बहुत सारे नए तारों को जन्म लेता हुआ देखा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ओराइन नेबुला के अंदर सितारे जन्म ले रहे हैं। और आज हम भी कोशिश करके देखेंगे कि क्या हम अपने टेलीस्कोप से किसी तारे के जन्म को देख पाते हैं, यानी प्रोप्लेट्स को देख पाते हैं। अगर देख पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और जो ट्रेपेजियम है, जो बड़े वाले सितारे हैं, उनका रेडिएशन इतना तगड़ा होता है कि वो उनके आसपास में कोई सितारा जन्म लेने की कोशिश करता है तो उनका रेडिएशन उनको जन्म लेने ही नहीं देता है, उनको भी वो पूरी तरह से रोक देता है, यानी इवेपोरेट कर देता है। तो इतना घूमना ठीक है ओराइन नेबुला के अंदर। अब इससे बाहर निकल के हम बातों में से निकल के वास्तविकता में आते हैं और अपने टेलीस्कोप से देखते हैं कि किस तरह से हम ओराइन को देख पाते हैं, ऐसे या ऐसे या ऐसे या फिर ऐसे। तो ये तो देखना रहेगा आगे किस तरह से हम इसे कैप्चर कर पाते हैं। लेकिन इस कैप्चरिंग के दौरान मुझे क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली या आपके सामने भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन या डिटेल में समझ लेते हैं। एस्ट्रोफोटोग्राफी की रुचि तो मुझे बचपन से ही थी, लेकिन आज से लगभग 5 साल पहले मैंने एस्ट्रोफोटोग्राफी का अपना पहला वीडियो ही ओराइन नेबुला पे बनाया था, जिसे मैंने अपने टेक चैनल पर अपलोड किया था। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, चाहे तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और फिर मैंने 4 साल पहले 2020 में अपने इस सपोज अर्थ चैनल को आपके सामने रखा और अपने स्मार्टफोन से तरह तरह की एस्ट्रोफोटोग्राफी करना सिखाया। जो भी हमारे पास उस समय रिसोर्सेज थे, बस हमारे पास एक स्मार्टफोन था, उसके ही रिजल्ट हम सिंगल शॉट के आपको दिखाया करते थे। और आज हमारे पास एक 6 इंच की बड़ी आंख है जो हमें समय में पीछे दिखाती है। तो इससे हम किस क्वालिटी में कैप्चर कर पाएंगे ओराइन नेबुला को, ये आपके मन में सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है। आज से ठीक 1 साल पहले मैंने जब अपने 50M टेलीस्कोप को बनाया था, उससे जब मैंने ओराइन नेबुला को 1 सेकंड के सिंगल एक्सपोजर में कैप्चर किया था, तो उसमें हम ट्रेपेजियम के वो 4 सितारे आसानी से देख पा रहे हैं। और उस टाइम पे हमारे पास कोई ट्रैकिंग माउंट था नहीं, तो हमने प्लानिटरी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से ही एक DSO ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करने की कोशिश की। तो हमने जो फाइनल रिजल्ट निकाला, ये रिजल्ट हमने ओराइन का निकाला। और वास्तव में ये रिजल्ट ने मुझे बहुत ज्यादा चौंकाया था, क्योंकि आज से बहुत साल पहले 1880 में, अरे नहीं अभी नहीं बताते, इस पे चर्चा थोड़ी आगे करेंगे, तभी तो इस फोटो की वैल्यू आपको पता लगेगी कि हमने जो 50M से कैप्चर किया था वो बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट था। और यहाँ पे आपको एक बात और बताऊं, जितना आप धैर्य यानी पेशेंस रखेंगे उतने ही अच्छी चीज आप अचीव कर पाएंगे, चाहे वो संघर्ष किसी भी तरह से आप कर रहे हैं। और मैंने भी आज की इस वीडियो के लिए बहुत दिन से सब्र किया है, यानी धैर्य रखा है, पेशेंस रखा है, तब जाके आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। जो मुझे चाहिए था वो मुझे वास्तविकता में मिल गया है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा मिला है। मैंने ओराइन नेबुला का फर्स्ट अटेम्प्ट अपने बड़े टेलीस्कोप से आज से लगभग 6 महीने पहले ट्राई किया था, जिसमें मैं ओराइन नेबुला को कुछ इस तरह से देख पा रहा था, जिसमें हम ट्रेपेजियम और कुछ ब्राइट स्टार को हम देख पा रहे थे और कुछ क्लाउड्स भी वहां के दिख रहे थे। ये एक सिंगल एक्सपोजर था और आप यहाँ पे देख सकते हैं उस टाइम गर्मी का शायद समय था, जिस वजह से नॉइस कितनी ज्यादा यहाँ पे मिल रही है। ग्रीन नॉइस अक्सर ज्यादातर
फोटोज में आती है। इसको प्रोसेसिंग करके ही रिमूव किया जा सकता है। और जब मुझे उस टाइम रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे थे तो मैंने ब्रेक लिया बहुत लंबा। यहाँ पे बस मैं टेस्टिंग कर रहा था। यहाँ पे मैंने अभी तक पोलर अलाइन या लॉन्ग कैप्चरिंग स्टार्ट नहीं की थी। यहाँ पे फिर से मैंने 2 महीने बाद यानी कि दिसंबर महीने में पोलर अलाइन को थोड़ा सा मैंने एक्यूरेट किया और मैंने रिजल्ट देखने चाहे कि किस तरह के रिजल्ट आएंगे ओराइन नेबुला के आज के समय पर। तो ओराइन नेबुला को जब मैं यहाँ पे देख रहा था तो लाइव व्यू में आप देख सकते हैं ओराइन नेबुला काफी अच्छा यहाँ पे दिख रहा था। यहाँ पे ट्रेपेजियम के साथ साथ उसके जो क्लाउड्स थे, जो डस्ट के बादल थे, वो भी इजीली हम यहाँ पे देख पा रहे थे। लेकिन वही बात है, यहाँ पे बहुत सारी नॉइज हमें देखने को मिल रही थी। ये अभी आप जो देख रहे हैं ये लाइव व्यू था दिसंबर महीने का 2023 में। फिर भी हम इसमें उस नेबुला के कुछ हद तक कलर्स को देख पा रहे थे और मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैं ओराइन नेबुला को यहाँ पे देख पा रहा हूँ, वो भी कलर के साथ में, सिंगल एक्सपोजर में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज से पहले मैंने ओराइन नेबुला को इतना क्लियर नहीं देखा था टेलीस्कोप से। और मैं आपको बताता चलूं, ओराइन नेबुला का सही एल्टीट्यूड हमें अपेयर होता था रात के 2 बजे के बाद, लगभग 3 बजे के अप्रोक्स में कह सकता हूं। तो उस कड़ाके की ठंड में मैं ये टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा था और मैंने सोचा कि इसको मैं बाद में कैप्चर करूंगा, लॉन्ग कैप्चरिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं पोलर अलाइन एक्यूरेट नहीं कर पाया था। और उसके बाद जब मैंने 2-3 दिन बाद देखा तो मौसम बिगड़ना शुरू हो गया। इतना मौसम खराब चला कि पूरे के पूरे 2 महीने मैंने सूरज को देखा ही नहीं। तो स्टार्स और नेबुला की तो बात ही भूल जाओ। इसी बीच मैंने जब दिसंबर महीने में ओराइन नेबुला को कैप्चर किया था तो मुझे उसका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा कम लग रहा था मेरे हिसाब से, जिस आईपीस पे, जिस मैग्निफिकेशन पे मैं यहाँ पे देख रहा था। तो मैंने ट्राई किया एडिशला को, क्योंकि हमारे पास एक एडिशला का टेलीस्कोप आया हुआ था। मैंने सोचा इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत अच्छा हमें मिल सकता है क्योंकि इसकी शॉर्ट फोकल लेंथ है, 400 फोकल लेंथ थी। तो मैंने प्लान किया एडिशला को अपने इस माउंट पे ऐड करने का और हमने 100 mm अपर्चर के अपने एडिशला टेलीस्कोप को सक्सेसफुली अपने माउंट पर अटैच कर दिया था। अब यहाँ पे बारी थी उसे बैलेंस करने की और मैं उसको बैलेंस करने में लग गया। और बैलेंस करते समय मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान कहीं और था। क्या था, जैसे ही मैंने काउंटर बेट को खोला वो धड़ाक से नीचे की तरफ आया और मेरी उंगली को पिचाता हुआ, छेदता हुआ रुक गया। और मुझे इतनी तेजी से पेन हुआ क्योंकि मेरे चोट लग चुकी थी और मैं इधर उधर कूदने लगा, बहुत बेचैन होने लगा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो अभी दोस्तों मेरा हाथ इस काउंटर बेट के बीच में पिच चुका है, यानी उंगली यहाँ पे इस बार्सल के बीच में, यहाँ पे इस तरह से। और ये इतनी तेज इम्पैक्ट था कि यहाँ पे देखो ये ब्लड है, ये ब्लड है, ये ब्लड की छींटें हैं, ये ब्लड की छींटें हैं, ये ब्लड की छींटें नीचे तक गई हैं। बिल्कुल देखो ये ब्लड की छींटें यहाँ तक गई हैं और यहाँ तक भी आई हैं। ये पास में आपको देख लो, ये भी गई हैं और एक बूंद यहाँ पर भी आई है, ये देखो ब्लड की। तो इतनी तेज छिद चुका है। तो आप भी याद रखना फ्यूचर में। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप इक्वेटोरियल माउंट यूज कर रहे हैं तो आप काउंटर बेट्स को बड़ी ही केयरफुल तरीके से लगाएं, उतारें, ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करें। हो सकता है आपके नीचे कोई सामान, इक्विपमेंट ऐसा रखा हो, उस पर वो गिर जाए, वो भी टूट सकता है। इससे पहले, आज से पहले एस्ट्रो इंडियन एक्स की वीडियो में भी हुआ था, उनका काउंटर बेट निकल के लैपटॉप पे गिर गया था। वो तो खुशकिस्मत थे जिससे उनका लैपटॉप ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। तो आप केयरफुली इन चीज़ों को ध्यान करके करें। इस बार जब एडिशला से मैंने ट्राई किया तो एडिशला का फील्ड ऑफ व्यू मुझे बहुत कमाल का मिल रहा था। मैंने सोचा इससे भी मैं आगे कैप्चरिंग करूंगा क्योंकि उस टाइम तो मौसम ठीक नहीं चल रहा था। अभी तक हम यहाँ पे जो रह रहे हैं, जहाँ हमारी लोकेशन है, यहाँ का जो स्काई है इतना ज्यादा डार्क रहता था कि हम बहुत अच्छे से डीएसओ भी कर सकते थे। आप एक बात बताओ, अब से 50 साल पहले आसमान में देखकर तारे खूब चमकते थे नहीं? जब अंधेरा रह था उस टाइम लाइट भी ना थी, इतनी लाइट पोल्यूशन ना था, खूब चमके खूब। और अब इतनी चांद नहीं देना, हमने रात में 3-3, 4-4 बीघे जमीन निकाली है। अच्छा 3-3, 4-4 बीघे जमीन जोती है जी, चांदनी रात में जी, ऐसी खिंचाई चांदनी, बिल्कुल बढ़िया रोशनी रह थी चांदनी उस टाइम। अब ना रोशनी इतनी बन गए, अब नहीं है। हाँ, तो पहले का जमाना बढ़िया था मतलब। हाँ। चलो। और एक आज का जमाना है, जिधर हम निगाह उठाएं उधर ही लाइट पोल्यूशन होता दिखाई देता है। जैसे मेरी लोकेशन पर गवर्नमेंट की तरफ से एक इतनी ज्यादा बड़ी स्ट्रीट लाइट लग गई जिसकी वजह से आसमान जगमगा उठा और सितारे छुप गए। और ये जो प्रॉब्लम थी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सेम टाइम में एक टाइम पे लाइट ऑफ है तो रिजल्ट कुछ हमें इस तरह के मिल रहे थे ओराइन नेबुला के। और जस्ट एकदम से जब लाइट आई उसके
बाद के रिजल्ट आप यहाँ पे धरती आसमान का अंतर देख सकते हैं। और ये नॉइस बिल्कुल भी नहीं निकलती है फोटोज से, क्योंकि ये व्हाइट लाइट है और व्हाइट लाइट के अंदर सारी वेवलेंथ होती हैं। अगर हम फिल्टर्स भी लगाएंगे तो फिल्टर्स भी किन किन लाइट को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि उसमें सारी वेवलेंथ हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी। मैंने इसको ट्राई भी किया था, आपने एंड्रोमेडा वाला वीडियो देखा होगा इसको बंद करने का, तो आजू बाजू के जो लोग होते हैं वो कुछ ठीक नहीं होते हैं, वो इसको बंद होने दे ही नहीं रहे थे। फिर हमने वो मौका ढूंढना स्टार्ट किया जब गाँव में लाइट ना हो, और तब हम अपना टेलीस्कोप सेटअप करके उसको लगा दें। जैसे ही जिस दिन लाइट कट होगी 1-2 घंटे के लिए, मैं तुरंत से टेलीस्कोप पॉइंट करूंगा ओराइन नेबुला पे और कैप्चरिंग शुरू कर दूंगा। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, हमारे इंतजार के बाद एक दिन लाइट गायब हो गई गांव में 2-3 घंटे के लिए, और मैंने तुरंत पॉइंट किया टेलीस्कोप को ओराइन नेबुला पे, और यहाँ पे पोलर अलाइन लगभग मैंने एक्यूरेट किया हुआ था और मैंने कैप्चरिंग शुरू कर दी। और आप यहाँ पे देखिए ओराइन नेबुला का लाइव व्यू। कितना भयंकर यहाँ पे ओराइन नेबुला लग रहा है खाली 3 सेकंड के एक्सपोजर में 6400 ISO में। और लाइव व्यू को मैं देख रहा था और साथ में कैप्चरिंग भी कर रहा था, तो मुझे अचानक UFO दिखाई दिया। UFO वो वाला UFO नहीं, यानी कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। यहाँ पे ये 3 सेकंड के एक्सपोजर में ज्यादा लंबा ट्रेल नहीं बना रहा था, मतलब ये बहुत दूर का ऑब्जेक्ट था। अगर हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमती हैं, अगर उनमें से कुछ होता तो वो कुछ इस तरह से आगे से निकल जाता, जैसे एक सीधी रेखा सी खिंच जाती है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर था, अप्रोक्स 10 से 20,000 किलोमीटर की दूरी पे होगा, और ये पृथ्वी के चक्कर काट रहा होगा। हो सकता है ये कोई डेब्री हो या कोई ऐसा पत्थर हो जो हमारी अर्थ को ऑर्बिट कर रहा था। ये 3 सेकंड के एक्सपोजर में कुछ ज्यादा लंबी ट्रेल नहीं बना रहा था, और लगभग ये मेरे 22 फ्रेमों में कैप्चर हुआ, मतलब कि ये 66 सेकंड के एक्सपोजर में कैप्चर हुआ, जिसका मैंने थोड़ा टाइम लैप भी बनाना चाहा। तो आप ये देखिए ये क्या था। मैंने स्टेलियम के डेटा को भी उठाया, वहां पे मुझे ना कोई सैटेलाइट दिखाई दी, ना कोई मीटियोर, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जो उसके डेटाबेस में वहां पे हो। तो मेरे लिए तो ये UFO ही था, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। और हमारे पास टेलीस्कोप है, मैग्निफिकेशन में पता है, और हमारा समय कितने में ये कैप्चर हुआ है, कितनी लंबी इसने ट्रेल बनाई है। अगर हम सही से कैलकुलेशन करें तो इसका मैग्नीट्यूड और इसकी दूरी और इसकी स्पीड हम निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड अप्रोक्स इसका 8 से 9 के बीच में होगा। अगर यहाँ पे कोई एक्सपर्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे बताइए ये क्या चीज हो सकती है। एक फ्रेम में 3 सेकंड की ट्रेल ये बहुत छोटी बन रही है। चलिए ये चीजें तो वैसे होती रहती हैं, लेकिन ऐसी रेयर चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। सैटेलाइट तो पास होती रहती हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही चीज थी। अभी मैं स्मार्टफोन जो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 200 मेगापिक्सल का रेडमी का Note 13 Pro यूज में कर रहा हूँ। और फरवरी का वो समय था, फरवरी में आपको पता है कितनी ठंड पड़ती है, और यहाँ पे टेलीस्कोप पूरा का पूरा भीग गया था। यानी कि इतनी ज्यादा ओस पड़ी थी कि हर जगह ओस ही ओस इकट्ठा हो गई थी टेलीस्कोप के ऊपर। और टेलीस्कोप इतना ठंडा हो रहा था कि मैं अपना हाथ भी लगा रहा था तो वो छुआ तक नहीं जा रहा था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आईपीस और मोबाइल के बीच में जो दूरी थी, यहाँ पे किसी भी तरह की नॉइस ना पहुंचे। मैंने ब्लैक क्लॉथ से इसको पूरी तरह से कवर करके रखा था, जिससे भी किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन ना पहुंचे हमारे फ्रेम्स के बीच में। यहाँ पे अब थोड़ा कैलिब्रेशन फ्रेम के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत जरूरी होते हैं डीप स्काई कैप्चरिंग के बाद प्रोसेसिंग करने में। अगर हम कैलिब्रेशन फ्रेम नहीं ले तो हमारी इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकल के आएगी। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जब हम रो डेटा को कैप्चर करते हैं या रो फ्रेम हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारा कैमरा का सेंसर होता है जब वो वर्क करता है तो उसमें कुछ ऐसे पिक्सल्स होते हैं जो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो वो अलग तरीके की लाइट यहाँ पे निकाल देते हैं। मतलब उसे एज अ स्टार यहाँ पे रेफरेंस ले लेता है फिर प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिससे वो एक ट्रेल सी यहाँ पे बना देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हॉट पिक्सल्स हैं, यहाँ पे हमारा जो सिग्नल्स है वो मूव हो रहा है, लेकिन जो हॉट पिक्सल्स है वो अपनी जगह बना रहता है। यानी वो खराब पिक्सल्स है वो सेंसर पे वहीं पे रहेगा लाइफ टाइम, कभी भी आप कैप्चरिंग करेंगे तो। जब हम कैलिब्रेशन फ्रेम या बायस फ्रेम लेते हैं तो उसमें ये ओनली हॉट पिक्सल्स को ही कैप्चर करता है और बाद में प्रोसेसिंग के दौरान इन हॉट पिक्सल्स को ही रिमूव कर देता है
डीप स्काई स्टैकर। तो बायस फ्रेम लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एज कम्पेयर टू डार्क फ्रेम एज फ्लैट फ्रेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे हॉट पिक्सल्स हैं पूरे फ्रेम में। आप देख सकते हैं लगभग हजारों की तादाद में इसमें हॉट पिक्सल्स, यानी हमारे कैमरा का सेंसर जो है लगभग 1000 से भी ज्यादा पिक्सल्स यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं, जो एक अलग ही लाइट कभी ब्लू निकाल दे रहे हैं, कभी ग्रीन का और यहाँ पे रेड निकाल दे रहे हैं। वो प्रोसेस नहीं करते हैं किसी भी सिग्नल को, वो ओनली एक ब्राइट हॉट पिक्सल्स के रूप में ही हमें दिखाई देते हैं। और यही वो चीजें थी जो लास्ट 6 मंथ से मैं टेस्टिंग में ट्राई कर रहा था, कौन सी चीजें कहाँ पे सटीक बैठ रही हैं, कौन सी चीजें कहाँ सटीक नहीं बैठ रही हैं। और उसके बाद हमने 8 फरवरी को हमने मेन डेटा यहाँ पे कैप्चर किया और उस पे ही हमने सारा प्रोसेस किया है। और सारी प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनल रिजल्ट हमारे सामने रेडी है। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, आप तैयार होंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट दिखाने से पहले मैं मिलवाने वाला हूँ अपने खास मेहमान से। 3 मार्च 2024 ये वो दिन था जिस दिन मेरी ज़िंदगी का एक न्यू स्टेप शुरू होने वाला था। और इस खुशी के मौके पर मैंने एस्ट्रो इंडियन एक्स और विशाल भैया यानी स्टार डस्ट एस्ट्रोनॉमी को इनवाइट किया कि आपको इस खुशी के मौके पर उपस्थित होना है। और भी ऐसे लोग जो मुझसे जुड़े हुए थे, मैंने उन सभी को भी इन्वाइट किया, शायद वो किसी काम की वजह से नहीं आ पाए, जिन्हें मैं आज तक वीडियो में देखता था या वीडियो कॉल्स पे देखता था। आज वो मुझसे फेस टू फेस मिल रहे थे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एस्ट्रो इंडियन एक्स के साथ मैंने 1 मार्च से लेकर लगभग 4 मार्च की सुबह तक टाइम स्पेंड किया और इस बीच में हमने इतनी सारी बातें की, आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं। हमने हर एक मूवमेंट को एंजॉय किया। ज्यादा समय तो मैं नहीं दे पाया अपने फंक्शन के चलते, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी बातें की। ऐसा लगा ही नहीं था कि हम आज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हमने कितनी बार हम मिल चुके हैं और आज फिर से एक बार और मिले हैं। सच में हम एक दूसरे की बातों में इतना खो गए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि ये समय कितनी जल्दी बीत गया। विशाल भैया के साथ तो मैं ज्यादा समय नहीं बिता पाया, लेकिन एस्ट्रो इंडियन एक्स के साथ मैंने लगभग 4 दिन बिताए। और इन 4 दिनों के बीच में क्या क्या हुआ आप एस्ट्रो इंडियन एक्स की वीडियो में जाके देख सकते हैं। उन्होंने पूरी चीजों को रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने पूरा एक ब्लॉग बनाया है। शायद मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा या उनके चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपने कुछ कामों में व्यस्त था जिस वजह से मैं पूरा ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी जो क्लिप्स थी थोड़ी बहुत मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हम और ये कौन है? पहचाने लग रहे हैं ना, हम खाना खा रहे हैं साथ में बैठ के। आज तक वीडियो में हमने एक दूसरे को देखा था, आज हम साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। अमेजिंग बात है। ओके, तो मैं यहाँ पे कल आया था और कल का एक्सपीरियंस यहाँ पे ठीक नहीं था क्योंकि बादलों ने सारा एक्सपीरियंस ख़राब कर दिया। लेकिन आज उम्मीद लग रही है आसमान की, रसीद आप दे सकते हैं। और हाँ, देखिए हमारे साथ है सपोजर। तो आज जो ना बादलों ने जो शाम का जो सनसेट है वो भी काफ़ी अच्छा बना दिया है। और ये हुआ है एस्ट्रो इंडियन एक्स, यानी हमारे नाम तो नहीं बताऊंगा लेकिन हमारे एस्ट्रो इंडियन एक्स यानी कि मैं जय और ये वीरू। जय कौन है? मैं, हाँ जय कौन? जय मैं हूँ और नहीं जय वीरू तो वो, जय मैं हूँ जय और वीरू की जोड़ी। हाँ, इस तरह से। और बैकग्राउंड में देखो, ये काफ़ी दिनों बाद देखा है मैंने, ये इधर भी जो पैटर्न इधर बनना है। और सनसेट तो हम देख ही चुके हैं, बिल्कुल होराइजन लेवल के नीचे तक गया था। हाँ। उसमें मैंने एक सिनेमैटिक सीन भी लिया था, जिसमें मैंने जो एस्ट्रो इंडियन एक्स है हमारे, इनको मैंने एक जगह फ्रेम में बनाया और बैकग्राउंड को जूम किया। वो ये दिखा देंगे अगर ये किसी वीडियो में इस वीडियो को पुट अप करते हैं तो। हाँ, वो मैं कर। तो आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम दोनों एक साथ मिल चुके हैं। हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आया। और अब तक आपने देखा होगा अलग अलग वीडियो में अलग अलग चैनल पे जाके, लेकिन वो चैनल के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो दिल हैं वो बिल्कुल एक है। और वो है एस्ट्रो फोटोग्राफी वाले दिल। हाँ, वो एस्ट्रो फोटोग्राफी वाले दिल हैं। हाँ, तो जिससे आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तो होता है, मैंने इनवाइट किया था लेकिन कुछ लोगों को, लेकिन सभी लोग नहीं आ पाए। लेकिन मैंने एक बार इनसे कहा और ये आ गए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो भाई अब बारी है फाइनल रिजल्ट देखने की कि भाई हमारा जो सेटअप था, मैनुअल ट्रैकिंग और एक स्मार्टफोन, एक 6 इंच का टेलीस्कोप, इसने किस लेवल से ओराइन नेबुला को कैप्चर किया होगा। तो वो सारी चीजें देखने से पहले थोड़ा हिस्ट्री पे चलते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन आपको पता लगना चाहिए कि हमने किस क्वालिटी में ओराइन को कैप्चर किया और उसकी क्या वैल्यू है। हिस्ट्री में पहली बार जब ओराइन को फोटोग्राफ किया गया था, उनका नाम हेनरी ड्रॉफर था, जो अमेचर एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने जब पहली बार ओराइन को कैप्चर किया तो कुछ इस तरह से कैप्चर किया था, जिसमें हम ओराइन कोर यानी ट्रेपेजियम को देख पा रहे हैं और 3 अलाइन स्टार को देख पा रहे हैं। ये बात थी आज से 150 साल पहले 1880 की। उसके बाद 1883 में एंड्रियो एंसेली ने जब इसको लॉन्ग एक्सपोजर में कैप्चर किया तो कुछ इस तरह से कैप्चर किया ओराइन नेबुला को। ये पहला लॉन्ग एक्सपोजर था जब उस टाइम पे ये लिया गया था, जिसमें हम उन सितारों को देख पा रहे थे जो ह्यूमन आइज से इनविजिबल थे, जिसमें हम इसके गैस के क्लाउड्स को इजीली हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये कलर पिक्चर यहाँ पे नहीं था। तो आज से लगभग
17 से 18 साल पहले जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसको हाई रेजोल्यूशन में कैप्चर किया तो इसके इतने सारे फीचर्स हमें निकल के आए, जिसमें इसने दर्जनों से भी ज्यादा नए सितारों को बनते हुए टैडपोल जैसे दिखने वाले प्रोप्लेट्स को कैप्चर किया, जो एक तारे की जन्म को यहाँ पे दिखा रहा था, किस तरह से वहाँ पे तारे जन्म ले रहे हैं। हबल टेलीस्कोप के देखने के बाद ही हमें पता चला कि इसमें कितने सारे सितारे जन्म ले रहे हैं और कितनी ज्यादा एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है। और इसी तरह से तरह तरह के एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके फोटोग्राफ किए होंगे जिन्हें आपने आज तक देखा होगा, लेकिन अपने भारत में बहुत सारे फोटोग्राफ हुए हैं ओराइन नेबुला के, लेकिन यूट्यूब पे बहुत से ऐसे वीडियोस थे जिनमें मैंने अच्छे से ओराइन नेबुला को नहीं देखा था, जहां तक लोग कैप्चर कर रहे थे जिस इक्विपमेंट से। लेकिन मैंने सबसे पहले प्लान किया कि मुझे कैप्चर करना है नए जन्म लेते हुए स्टार को, क्या हम इसे कैप्चर कर पाएंगे। तो मैंने हाईएस्ट मैग्निफिकेशन पे इसको लगाया, जिसमें हम ट्रेपेजियम के साथ साथ कुछ ब्राइट स्टार देख रहे थे। मैंने सोचा ज्यादा लंबी कैप्चरिंग नहीं करूंगा, 3-4 मिनट की कैप्चरिंग करके उसको प्रोसेस करके देखूंगा तो क्या हम यहाँ पे देख पाएंगे नए जन्म लेते स्टार को या उस बबल को जिसमें एक सितारा जन्म लेता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के अनुसार मैंने यहाँ पे देखा तो इसके सेंटर के कोर के थोड़ा लेफ्ट में बहुत सारे प्रोप्लेट्स यानी कि जहाँ सितारे जन्म लेते हैं वो यहाँ पे दिख रहे थे। तो मैं उसी जगह पे पॉइंट करूंगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे मुझे क्लाउड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एक बबल ये दिख रहा है, लगभग यहाँ पे न्यू यंग सोलर सिस्टम हमें बनता हुआ दिख रहा है, एक यहाँ पे है और कुछ गैस के बादल यहाँ पे भी तैर रहे हैं, शायद ये भी आगे चल के यहाँ पे तारा बनने का सिम्टम्स बनाएगा। तो मैं दोनों जगह पे देखूंगा, अगर हम इसे कैप्चर कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और हमने जब इसको लॉन्ग कैप्चरिंग करने के बाद इसका फाइनल रिजल्ट निकाला तो ओराइन के कोर यहाँ पे देखो 4 मिनट का ये एक्सपोजर टाइम है, जिसमें हम ऑरेंज कलर के जो भी यहाँ पे पैच देख रहे हैं ये न्यू सोलर सिस्टम है, यानी कि हमने एक सितारे के जन्म को कैप्चर किया हुआ है। अब यहाँ पे जब मैं थोड़ा साइड में यहाँ पे आया तो यहाँ पे हम उस ववल को देख पा रहे हैं जिसमें एक सितारा जन्म ले चुका है और उसके चारों ओर एक डिस्क घूम रही है। अगर आप हबल के पास जाएंगे तो हबल में भी आपको यहाँ पे वही डिस्क यहाँ पे सेम लोकेशन पे आपको दिखाई देगी। ये एक सेंटर में स्टार है, उसके चारों ओर ववल है जो यहाँ पे यंग सोलर सिस्टम को बनते हुए दर्शाता है। और जो हमने कैप्चर किया है उसमें भी हम इस बबल को देख पा रहे हैं और उसके जो एक सितारा बगल में है उसके साइड में भी हम उन क्लाउड्स को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी तो हमने कैप्चरिंग नहीं करी थी, लेकिन फिर भी 3 मिनट के एक्सपोजर में हमने एक नए जन्म लेते सोलर सिस्टम को देख लिया है। हमने उस प्रोप्लेट्स को तो कैप्चर नहीं कर पाए, जैसे कि ये पूंछ वाले प्रोप्लेट्स थे, उसमें तो हमें कुछ यहाँ पे नहीं दिखाया, बस हमें कुछ ब्राइट लाइट्स यहाँ पे दिख रही हैं, शायद इनमें ही वो प्रोप्लेट्स छुपे हुए होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमने अपने टेलीस्कोप से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन प्रोप्लेट्स को कैप्चर कर लिया है। उसके बाद हमने जब एडिशला से वाइड फील्ड की इसकी फोटोग्राफी करनी चाहिए तो शुरुआत में जो हमारा रो डेटा और फील्ड ऑफ व्यू में मिल रहा था वो कुछ इस तरह से यहाँ पे मिल रहा था। ये एक रो फ्रेम है जिसमें आप देख सकते हैं आईपीस का डाया और कुछ नॉइज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमने इसे जब आगे प्रोसेस किया, स्टैक किया, तो स्टैक्ड वर्जन हमें ये वाला मिला जिसमें हम ओराइन को और काफी सारे सितारों को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। यहाँ पे हल्का हल्का रनिंग मैन नेबुला का भी थोड़ा सा हमें टिंच यहाँ पे मिल रहा है। और फिर हमने जब इसे ऑटो स्ट्रेच किया तो हमें ये मिला, ग्रीन नॉइज रिमूव करी तो हमें ये मिला और फाइनल रिजल्ट हमें ये वाला मिला। इसमें आप देखो एडिशला का हमने लगभग 40 मिनट का एक्सपोजर ये लिया था, 100 mm अपाचा था, जिसमें हम काफी डिटेल्स यहाँ पे देख पा रहे हैं। हमें कैलिब्रेशन फ्रेम ठीक से नहीं लिए थे तो जिसमें नॉइज काफी ज्यादा यहाँ पे मिल रही है, खिंचे खिंचे से हमें यहाँ पे दिख रहा है एक लाइन के रूप में। और रनिंग मैन नेबुला भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो छोटा पर्चर था और क्लाउड्स थोड़े बहुत थे भी, तो जिस वजह से हम यही डिटेल यहाँ पे निकाल पाए। इसके बाद हमने इसका स्टारलेस वर्जन यहाँ पे निकाला तो कुछ इस तरह से ओराइन नेबुला हमें दिख रहा था। तो ये तो था हमारा एडिशला से। उसके बाद जब हमारा 6 इंच की बारी आती है तो वो रिजल्ट तो यार देखने लायक होंगे ही। आज से पहले जब 1 घंटे का डेटा लिया था 1880 में, उसमें उस क्वालिटी में ओराइन हमें दिखाता था और आज हमारे पास जो सेटअप है उसमें हमें किस तरह का दिखेगा। तो जो हमें फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा था लगभग 30x मैग्निफिकेशन पे हमें फील्ड ऑफ व्यू ये मिल रहा था, जिसमें हम ओराइन कोर को काफी ब्राइट यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन प्रोसेस करने के बाद जो स्टैक्ड वर्जन हमारे पास निकल के आया वो ये वाला यहाँ पे निकल के आया। इसमें आप देख सकते हैं स्टैक्ड होने के बाद इस क्लाउड्स और वी फीचर्स और नॉइज तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बची है, थोड़ी बहुत है क्योंकि हमने फोन से किया, थोड़े से स्टार्स बिक्की से बिगड़ गई है। लेकिन जब हम इसे प्रोसेस करेंगे तो ये सारे मेजेंटा स्टार्स हैं, ये सब ठीक यहाँ पे हो जाएंगे। तो जब हमने इसको ऑटो स्ट्रेच किया तो हमें ये मिला। हम ऑटो स्ट्रेच करने के बाद ही यहाँ पे रनिंग मैन नेबुला के साथ साथ ओराइन नेबुला के काफी सारे फीचर्स आउटर लेयर तक हम ओराइन की यहाँ पे देख पा रहे हैं। हमने ग्रीन नॉइज रिमूव किया तो हमें ये मिला और जब हमने इसका फाइनल प्रोसेस यहाँ पे किया तो हमें ये रिजल्ट यहाँ पे मिला, जिसमें हमने कलर्स को अच्छे से मिक्स करके ओवर सैचुरेट करके ओराइन को जब प्रोसेस किया तो इस डेटा को देखने के बाद मैं अपने आप यकीन नहीं कर रहा था कि मैंने अपने मैनुअल टेलीस्कोप के साथ में एक स्मार्टफोन का यूज करके विदाउट एनी फिल्टर, यहाँ पे हमने आयर कट फिल्टर तक यहाँ पे यूज नहीं किया था, बस हमारा स्काई कंडीशन थोड़ा ठीक था जिसमें हमने ओराइन नेबुला
नेबुला का कुछ इस तरह से डिटेल्स निकाली। यहाँ पे रेजोल्यूशन भी काफी ठीक है और आईपीएस से किया था तो थोड़ा हमने प्रोसेस करने के दौरान इसके रेजोल्यूशन डाउन हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम काफी अच्छे से ओरायन को देख पा रहे हैं। आउटर लेयर तक हम इसके क्लाउड्स देख पा रहे हैं मात्र 45 मिनट एक्सपोजर में। फिर हमने इसका स्टारलेस वर्जन निकालने का सोचा है कि इसमें स्टार हटा के देखते हैं किस तरह से चमकता है ओरायन नेबुला, तो हमें ये रिजल्ट यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे देखो इसके क्लाउड्स के बादल किस तरह से यहाँ पे दिख पा रहे हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे रेजोल्यूशन डाउन हो जाता है जब हम थोड़ा प्रोसेस करते हैं, तो रनिंग मैन नेबुला भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। फिर हमने इसे थोड़ा सा ओवर सैचुरेट करना चाहा, ओवर सैचुरेट करने के बाद ये रिजल्ट हमें मिला। ये दोनों रिजल्ट मुझे भागे, एक ये वाला रिजल्ट और एक ये वाला रिजल्ट मेरे फेवरेट हैं, जिसमें रनिंग मैन नेबुला काफी ब्राइट दिख रहा है। यार मैंने सोचा नहीं था रनिंग मैन नेबुला भी आ जाएगा, और यहाँ पे ओरायन नेबुला के जो फीचर्स हैं मुझे लुभा रहे हैं। जब हमने इसका भी स्टारलेस वर्जन निकाला तो हमें ये मिला। देख सकते हैं कितने बादल जैसे यहाँ पे ओरायन नेबुला दिख रहा है। क्या आपने यकीन किया था कि हम इस क्वालिटी में इसे कैप्चर कर पाएंगे अपने नॉर्मल सेटअप से? तो यार मैंने कर लिया है इसको फाइनली। फिर हमने अदर तरह की प्रोसेसिंग की और निकालने चाहे HDR में प्रोसेसिंग की, थोड़ी सी शैडो घटा के, तो कोर भी काफी ब्राइट दिख रहा है, लेकिन रेजोल्यूशन डाउन होते जाते हैं जैसे जैसे हम प्रोसेस करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन में कुछ ऐसा था। उसके बाद हमने इसका भी स्टारलेस वर्जन निकाला, ये निकाला, ये वाला निकाला, तरह तरह की प्रोसेसिंग की। इनको मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करूंगा, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल है, मैं लिंक दूंगा आपको, वहां पे भी कर सकते हैं, और तो अदर इंस्टाग्राम वगैरह तो फॉलो कर ही सकते हैं आप। तो ये रिजल्ट देखने के बाद मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मैंने मैनुअल चीजों को ट्राई करके ये रिजल्ट यहाँ पे निकाले हैं। तो आपका कौन सा फेवरेट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और जाते जाते एक रिजल्ट और आपको दिखाता हूँ जो मैंने अपने स्मार्टफोन से 20 फ्रेम को लेने के बाद किया था। जो सिंगल फ्रेम था हमारे पास इस तरह से था, इसमें आप देखो कितने सारे स्टार दिख रहे हैं, स्काई कंडीशन हमारे यहाँ की ठीक है, और ओरायन नेबुला सिंगल एक्सपोजर में ऐसा दिख रहा था। जब हमने इसे प्रोसेस करके फाइनल रिजल्ट इसका निकाला कम से कम 20 फ्रेम को स्टैक करके, तो हमें ये रिजल्ट ये वाला यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे ओरायन नेबुला भी इसमें काफी ठीक था, मतलब कि हमने स्मार्टफोन से भी अगर हम कैप्चरिंग करना चाहें तो अच्छे रिजल्ट निकल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो भाई अब तक जो भी आपने ओरायन नेबुला के रिजल्ट देखे आपको कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इन्हें क्लोजअप में देखना है तो व्हाट्सअप चैनल या मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखो, वहां मैं इन सभी को पोस्ट करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और एक चीज और, अगर आप यहाँ पे सोच रहे थे कि पिछले 6 महीनों में मैंने सिर्फ ओरायन को कैप्चर किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या।